खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब, मेरे होस्ट को मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ हैं। मगर थोड़ा सा मैं रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। जूँ जूँ वक्त गुजर रहा है तो ये जो हमारी जंग हुई थी इसके लॉसेस सामने आना शुरू हुए हैं। 250 जो उनके फ़ौजी हैं उसमें पता चला कि वो काम आए जो हमने उन पर हमला किया था। मगर इसमें आज हम जिस अमर पे बात करेंगे वो ये कि अब मसला ये है कि एक स्प्लिट हो गई है इंडियन रूलिंग क्लास में। वो हमला करके मोदी साहब अपनी बहाल करना चाहते हैं, वो जो डेमी गॉड अपने आप को समझते थे, जबकि सीरियस स्ट्रेटजिस्ट जो है वो इंडिया में कह रहे हैं कि ये बड़ा ख़राब होगा। और साथ ये है कि ये तीन यानी 2-3 महीनों में वो अपनी रेपूटेशन बचाने के लिए दौर पे लगा सकते हैं कई जाने। इस पर बात करेंगे। ईरान के बाद क्या इसराइल भी, ईरान के बाद इसराइल का तुर्की को निशाना बनाएगा? फाइनेंशियल टाइम्स बड़ा अखबार है दुनिया का और इसे रूलिंग क्लास का, दुनिया की इंटरनेशनल रूलिंग क्लास का माउथ पीस भी कहते हैं और उनका जो है वो इंटरनल बुलेटिन भी इसे कहते हैं। तो वी हैव टू टेक इट सीरियसली। इस पर बात करेंगे। अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है, ये क्या सिलसिला है, क्या कर पाएंगे हम या नहीं कर पाएंगे, ये किस तरह से? अब सवाल इस पर हम ये उठाएंगे अपने मेहमानों से कि हुजूर ऑस्ट्रेलिया में सिनेगॉग पे हमले हो रहे हैं, लोग इंडिया में अपनी शनाख्त, अमेरिका में अपनी शनाख्त नहीं बताते, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा? इस पर बात करेंगे। ऐवान सदर में तब्दीली की बाज़गश्त, अरे भाई तब्दील हो जाएगा तो ज़िंदगियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर ख़बर है, इसे भी डिस्कस कर लेंगे। मेरे साथ मौजूद है एयर कमोडोर जनाब खालिद चिश्ती साहब, जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जनरल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं बात का कि अब मामला ये है कि टू सेव हिज रेप्यूटेशन, जिस तरह मैं खबरें पढ़ रहा था उनकी और सोशल मीडिया सुन रहा था कि जो संजीदा हल्के हैं इंडिया में वो कहते हैं कि भाई इस तरह का आप मत कीजिएगा कोई भी एडवेंचर वाइल फॉर मोदी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक मैग्लोमैनियक है, एक किस्म की शख्सियत, और वो अपनी रेप्यूटेशन को बहाल करने के लिए कोई ना कोई काम कर सकता है। और फिर जो है बहरहाल इस पे पहले आप कमेंट कर दें, फिर मैं जनाब चिश्ती साहब की तरफ बढ़ता हूँ। जनाब रज़ा मोहम्मद साहब जी, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में लेने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप फरमा रहे थे कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी जो कैजुअलिटीज़ हैं वो एक्सेप्ट कर ली, उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं। तो दुनिया सारी को पता चल रहा है कि उनके पायलट्स, उनके बाकी फ़ौजी जो हैं इस मार्के में मारे गए थे और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह हासिल की। दूसरी बात जो है जो आप बता रहे हैं कि जी मोदी साहब दोबारा अटैक कर सकते हैं, यानी वो करना चाहें, मेरे ख़्याल में अभी वो करना चाहें भी तो काफ़ी मुश्किल होगा। ऑल्दो पहले भी हमारी बात हुई थी कि कभी आप अनप्रिपेयर्ड तो रह नहीं सकते, दुश्मन है किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। तैयारी तो हमारी है, और जैसे आज फील्ड मार्शल साहब ने अपनी स्पीच में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कहा है कि पहले से ज़्यादा सख्त जवाब होगा और पहले से ज़्यादा दर्दनाक जवाब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर 5-10 टाइम्स ज़्यादा था तो अभी परहैप्स 100 टाइम्स बड़ा जवाब होगा। लेकिन इतनी जल्दी हमला करने के लिए उनकी अपनी अफ़वाज को तैयार करना है, उनके जज्बों को तैयार करना है, अपनी जो टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ हैं वो उन्होंने रिज़ॉल्व करने हैं, जो मिसमैच है उनकी फोर्सेस में एक दूसरे के साथ वो दूर करना है। और सबसे बड़ी बात यह है जो इंटरनली क्या उनका मुल्क जो है इस वक्त मुतहम्मिल है और क्या सारे खड़े हो सकते हैं इकट्ठे होके किसी एक नए एडवेंचर के लिए। अपेरेंटली लगता है कि बहुत जल्दी ये मुमकिन नहीं होगा। अच्छा चिश्ती साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी ये कहा जा रहा है, अब सोशल मीडिया पे तो खबरें आ रही हैं, मगर इससे पहले भी बात हुई थी और आपसे इस पे हमने बात की थी कि जो जदीद तरीन 5 जनरेशन जहाज़ हैं लड़ाका, वो क्या हमारा हिस्सा बन चुके हैं या आर इट इज़ अ वेरी क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, या हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस सर? बहुत शुक्रिया। जितना मैं शेयर कर सकता हूँ उतना मैं ज़रूर करूँगा। इसमें ये कंफर्म है कि अभी पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने भी रिसेंटली यूएसए का ट्रिप किया है और चाइना में भी मुलाकातें हुई हैं, और ये कंफर्म मैं कर सकता हूँ कि हम इंगेज्ड हैं अमेरिका और चाइना के साथ, और हमें होना भी चाहिए, ज़ाहिर है, क्योंकि हम और फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। अभी ये फाइनल कि उनके जहाज़ों का क्या नंबर क्या होगा, कब होंगे और टाइमलाइन क्या होगी, वो अभी ज़ाहिर है शेयर अभी की भी नहीं जा सकती क्योंकि वो फाइनल भी नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये हमने कंटिन्यूड इम्प्रूव करना है, बिकॉज वो कहते हैं ना नोबडी रिग्रेट्स बीइंग प्रिपेयर्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिग्रेट इसीलिए नहीं हुआ हमें कि हम प्रिपेयर्ड थे। और हिंदुस्तान का आपने कंपैरिजन अगर कर लें तो आपने देख लिया उनके नो लेस देन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि हमारे 7 तारीख को हमारे फॉल्टी थे टैक्टिक्स, हमने फिर ग्राउंड कर दिए एयरफोर्स, फिर ठीक किए,
फिर 10 तारीख को कमाल हमने कर दिया और हमारा आना जाना देखें। और वो कभी जंगों में भी काजी साहब कोई अगर एयरफोर्स को ग्राउंड करता है और दूसरा कोई जंगों में भी पाकिस्तान एयरफोर्स जैसी एयरफोर्स को आप चैलेंज कर रहे हैं जो पिछले 40 सालों में ऑलमोस्ट अलर्ट ऑब्लिक हाईएस्ट अलर्टनेस पे रह रही है, उसको आप चैलेंज करते हैं और फिर कहते हैं कि आप टैक्टिक्स इंप्रूव करेंगे। तो ये उनको रियलाइज करने की जरूरत है। एडवेंचर मिस एडवेंचर जो जनरल साहब भी कह रहे थे, ये इतना आसान नहीं होता इंडक्ट करना कि अब आपने कोई वेपन ले लिया है, आपने जहाज खरीद लिए हैं या टैंक खरीद लिए हैं तो आप अगले दिन हमलावर हो जाएंगे। ये इंटीग्रेशन होती है और खासतौर पे एयरफोर्स ने आपने देखा कि किस जबरदस्त तरीके से हमने ऑर्केस्ट्रेट किया था पूरा वॉर को। ये वन एलिमेंट नहीं जाके जंग लड़ के आ गया था कि फाइटर जहाज गए। ये जब जहाज खरीद भी लेंगे इनको बहुत अरसा चाहिए। और राफेल बाय द वे मैं रिफ्रेश करता चलता हूँ दोबारा कि तकरीबन 5.25 साल पहले इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुए थे। हमारे J-10C 3.25 साल पहले इंडक्ट हुए थे। तो 1.5-2 साल का जो गैप था वो एडवांटेज था हिंदुस्तान को। उसके बावजूद आपने इंटीग्रेशन देख ली। तो ये कंटिन्यूड एफर्ट होती है। जीती साहब एक रहनुमाई कीजिएगा इस हवाले से। एक तो राफेल के हवाले से ये बताइएगा कि राफेल के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वहाँ के जो 3 पायलट थे उनको भी इजाज़त दिया जा रहा है, इसलिए वो खुद मान गए कि राफेल गिरे थे। क्या पायलट में मसला था, पायलट्स में, या राफेल में मसला था, ये फरमाइएगा। दूसरा ये फरमाइएगा कि जो 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे हैं ये होते क्या हैं, और जो चीन के साथ हमारी डील चल रही है वो इस अगस्त तक हमें मिलेंगे या मिल चुके हैं, इस बारे में क्लैरिटी से जो गाइडेंस दीजिएगा। और दूसरा सर ये फरमाइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें अभी भारत होश के नाखन नहीं लेता और दोबारा इस तरह की हरकत करता है तो उनके फिर राफेल दोबारा गिरेंगे। जी आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये एक से ज़्यादा सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ एक एक करके। देखिए राफेल का मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि बहुत पोर्टेंट जहाज़ है, बहुत रेडी, एक कॉम्बैट रेडी और फिट जहाज़ है मुकाबला करने के लिए J-10C के साथ। ऑन बुक, ऑन वैल्यू, ऑन परफॉर्मेंस, इसमें कोई शक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, हम बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बहुत जल्दी से कोशिश करता हूं कि राफेल की एक हिस्ट्री बता दूं कि ये 2001 में इंडक्ट हुआ था, फ्रेंच नेवी ने इंडक्ट किया था। ये आज दुनिया में तकरीबन 290 जहाज राफेल उड़ रहे हैं, जिसमें से 220 के करीब फ्रांस की अपनी एयरफोर्स और नेवी उड़ा रही है, 70 से 75 जहाज पूरी दुनिया उड़ा रही है। पिछले 24 सालों में जब से ये राफेल उड़ रहा है सिर्फ 9 जहाज क्रैश हुए हैं, वन वे और दी अदर। 2 आपस में टकरा गए थे एरोबैटिक्स करते हुए, वो ह्यूमन फैक्टर हो गया, दोनों पायलट बच गए थे। बाकी 7 में से 6 पायलट अपनी जानों से गए। ये इंडिया के इंसिडेंट से मैं पहले की बातें कर रहा हूँ। और 7 में से 6 पायलट अपनी जान से गए। उन 7 जहाज़ों का या 8 जहाज़ों का या 9 जहाज़ों का पिछले 24 साल की अगर मैं एवरेज निकालूं तो 3 साल बाद एक जहाज़ क्रैश बनता है। 3 साल बाद एक जहाज़। हिंदुस्तानी दोस्तों ने 1 घंटे में 3 गिरवा दिए अपने। पहले तो ये क्लियर कर लें कि उस जहाज़ की कोई इशू स्ट्रक्चर का या परफॉर्मेंस का या कैपेबिलिटी का नहीं है। ये एक बात क्लियर कर लें। टैक्टिक्स का है, उसकी एम्प्लॉयमेंट का है, उसको मशीन को मास्टर करना होता है आपने, एक बात। दूसरा आपने सवाल किया है कि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये होती क्या है। देखिए स्टेल्थ बुनियादी तौर पर ये होती है कि मैं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए बता देता हूँ कि ये जहाज़ के डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि जब रेडार की जो शुआएं या रेज इस तक पड़ती हैं वो वापस जाकर रेडार को बताती हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है मुझे, जिससे उसका लोकेशन पता लग जाती है रेडार। अगर वो रेज वापस ना जाने दी जाएं तो पता नहीं लगता। वो 2 तरीके से होती है, या उसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाता है, मेटल इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, या उसके पेंट, खास तौर पे जो जहाज का पेंट होता है वो रेडिएशन अब्जॉर्बेंट होता है। ये टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली। दुनिया में ये सिर्फ 3 मुल्कों के पास इस वक्त स्टेल्थ जहाज हैं। अमेरिका में F-22 रैप्टर और F-35, रशिया के पास Su-57 और चाइना के पास 2 जहाज हैं, J-20 और J-35। ये 5 जहाज टोटल इस वक्त दुनिया में हैं। कोरिया और टर्की और बहुत सारे मुल्क अभी लगे हुए हैं इस कोशिश में, अभी है नहीं। तो ये होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ का एडवांटेज क्या होता है? स्टेल्थ का ये एडवांटेज है कि क्योंकि आप रेडार पर नजर नहीं आएंगे, जब नजर नहीं आएंगे तो एयरफोर्स या एयर पावर जब भी इंप्लॉय करती है वो एक सबसे 5 एलिमेंट अक्सर बात करता हूँ, एक उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक अंदर रीच होती है, एक शॉक एंड सरप्राइज इफेक्ट दे सकती है। तो स्टेल्थ बहुत बड़ा शॉक एंड इफेक्ट सरप्राइज दे सकता है। और चौथी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एयरफोर्स आपके लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। आप 10 तारीख की सुबह को पाकिस्तान आर्मी से पूछें और इंडियन आर्मी से पूछें कि मोराल कैसा है जंग लड़ने का, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो एनवायरनमेंट फेवरेबल या अनफेवरेबल किसने किया, दोनों तरफ से। जी अच्छा जी जनरल साहब,
एक तो मैं ये कहूँ कि वो जिस तरह अभी बात हो रही थी, मगर मैं थोड़ा सा अगले मौजू की तरफ आता हूँ। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि फाइनेंशियल टाइम्स ऐसा पेपर नहीं है कि वो जिसे हम कहते हैं इंटरनल बुलेटिन ऑफ द वर्ल्ड रूलिंग क्लास कहा जाता है, उसको हमारे उस्ताद कहा करते थे। वो कह रहे हैं जी तुर्की पर ईरान जो है अब उसका निशाना टर्की होगा, और एक तरफ वो इब्राहिम अकॉर्ड पर अमल करवा के मुसलमानों से उसको मनवाना चाहते हैं, एंड देन दे आर प्लानिंग, और फिर हमें ये भी ऐसे क्या ये बुली कर रहे हैं कि भाई हमारी बात मान लो और इब्राहिम अकॉर्ड पर तो अपना वरना हम जो है वो आप पे अटैक कर देंगे। ये क्या है सर, ये क्यों प्लांट की गई है, या ये खबर दुरुस्त लगती है आपको? लीजिए, मेरे ख्याल में ये खबर इस तरह की थ्रेट नहीं हो सकती। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ही कोशिश कर रहा है, तो यस, ये यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश कर रहा है, और इसके जो करता धरता कह लें या ब्रेन हैं इसके, या जो इसके ड्रीमर हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। जब ये पिछली दफ़ा आए थे तो उन्होंने उस वक्त ये आइडिया दिया था अब्राहम एकॉर्ड्स का, और उसमें आपको पता ही है 4-5 मुल्क हैं जिनके साथ ये मुआहदे हो रहे थे कि वो आपस में तजारत शुरू कर दें, हालात और अपने जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मलाइज कर दें। अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी कोशिश बिल्कुल यही होगी कि किसी तरह अब्राहम एकॉर्ड्स में दोबारा वो इनवाइट करें और सऊदी अरेबिया ख़ासकर शामिल हो जाए। अगर आपको याद हो तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप विज़िट पे गए थे सऊदी अरेबिया में, तो उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी। अभी क्या ये पॉसिबल है या नहीं है और कब होगा? पहली बात यह कि टर्की को वो आई डू नॉट थिंक कि जी अमेरिका जो है डायरेक्टली उनको थ्रेट करेगा या अटैक करेगा, क्योंकि टर्की के और अमेरिका के रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं अभी तक आपस में। टर्की एक ज़माने में ईयू में भी जाना चाहता था, वो जा नहीं सका। नंबर 2 बात यह है जी कि अभी उनकी ट्राई होगी कि गज़ा में जो सीज़ फायर है वो बहुत जल्दी हो जाए, और गज़ा का सीज़ फायर ज़ाहिर है वो 60 डेज़ का सीज़ फायर है, बहुत बड़ा टेस्ट होगा, और उसके अंदर होस्टेजेस की एक्सचेंजेस होनी है। 28 होस्टेजेस हैं जिसमें 10 अलाइव हैं, 18 जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली डेड हैं, और ये सारा काम होना है 60 दिनों के अंदर। दोनों तरफ स्केप्टिसिज्म भी है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि क्या पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो बनाई जाती है और उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि नहीं किया जाता, और क्या गज़ा की पट्टी उनके साथ शामिल होती है कि नहीं होती। और तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है ये कोई सोल्यूशन नहीं, हमें नहीं मानना चाहिए। हमें ज़िमनन एक सवाल लीजिएगा जल साहब, एक और ज़िमनन सवाल बड़ा अहम है। नाटो के चीफ ने कहा है कि जो है ये चाइना या रशिया जो है वो यूरोप पर हमला कर सकते। डोंट यू थिंक इट्स वेरी फार फेच्ड? अब ये इसको कैसे देखते हो, एक जिम्मेदार आदमी कह रहा है? जी, जहाँ तक अब्राहम अकॉर्ड को ख़त्म करते हैं जी, तो उसकी बहुत सारी कंडीशनैलिटीज़ हैं, स्पेशली जब पैलेस्टीन जो है वो सेटल होगा, इशू होगा, स्टेट बनेगा। नंबर 2 बात जो अभी आपने फरमाया है कि चाइना और रशिया टुगेदर एंड अटैकिंग यूरोप, मेरे ख्याल में जी बहुत ही ज़्यादा फार फेच्ड है। ना ही तो रशिया इस वक्त इस पोजीशन में है, वो फ़िलहाल ख़ुद बहुत ज़्यादा बिज़ी है अपने यूक्रेन की वॉर में, और उनको सीज़ फायर जब हो जाता है उसके बाद उनको बहुत टाइम चाहिए होगा अपने अंदर भी चीज़ें ठीक करने और कोप अप करने के लिए जो उनके लॉसेस हुए हैं इकॉनमी के और मिलिट्री के। जहाँ तक चाइना है, चाइना का हम कभी भी सोच नहीं सकते कि चाइना खुद से कोई वॉर शुरू करेगा, या चाइना कभी भी अपना जो उसका एक सफ़र है बहुत पीसफुल तरीके से राइज़ का उसको स्कटल होने देगा। तो मेरे ख्याल में ये फारफेच्ड आइडिया, ये पॉसिबल नहीं है जी। अच्छा चिश्ती साहब, मैं एक और मेरा आपसे सवाल होगा, मेरे 2 सवाल होंगे सर, आपसे गाइडेंस चाहिए कि अगर एक तो इसहाक डार साहब ने फरमाया, फिर मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया कि जो इज़राइल और ईरान की जंग थी उसके पीछे भी वर्दी थी, उसको यानी कि उसको ख़त्म कराने के पीछे क्या किस नोयत का हमारा किरदार था, और ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार था। वो किरदार किस नोयत का था? क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे बात आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत सी बेसेस उनकी तबाह की गई, क्या हमारा कोई इस तरह का भी किरदार था? दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि पाक भारत झड़प जो हुई उसमें 250 उनके फ़ौजी मारे गए, 4 उनके पायलट्स मारे गए, और इतना बड़ा नुकसान हुआ। उनके जो फ़ौजी हैं, उनके जो बड़ी एलीट फ़ौज की एलीट है, वो इस हवाले से कह रही है बार बार कि हमें जो है हमारे हाथ बांधे गए। क्या आप क्या समझते हैं कि उनके फ़ौज जो इंडियन फ़ौज है उनमें लड़ने की सलाहियत नहीं है, उनको बाकायदा तौर पर जंगी जुनून में जो है वो जंग में झोंका गया, या उनकी तैयारी नहीं थी? जो देखिए लास्ट बात है इसको पहले काउंट कर लेते हैं रिप्लाई जी, कि मेरे ख्याल में उनको पूरी प्रिपरेशन का मौका नहीं दिया गया, ना ही वो
फिज़िकली तैयार थे, ना मेंटली तैयार थे, ना उनका जज़्बा था। जैसे थोड़ी देर पहले चिश्ती साहब कह रहे थे, 2 दिनों के लिए एयरफोर्स ग्राउंड हो गई। ये कहाँ पे होता है, किस जंग में होता है कि आप जो है अपने आप को लेके पीछे कहीं बैठ जाएँ और अपने मुल्क को खाली छोड़ दें। जज़्बा तो ये होता है कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, ताकतवर हैं, कमज़ोर हैं, टेक्नोलॉजी में ऊपर हैं, नीचे हैं, आप लड़ते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान ने किया कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ था उसको बहुत अच्छे तरीके से एम्प्लॉय किया गया। दूसरी बात आ गई कि जो उनके दुनिया से लोग चले गए, मारे गए, जो भी हुआ, प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है और उनको इस प्रेशर जो है इसके अगेंस्ट उनको झुकना पड़ेगा कि उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार जो है ईरान में, वो 2 क्वेश्चंस हैं आपके। एक है फ़िज़िकल, क्या हमारी पार्टिसिपेशन थी? तो मेरे ख़्याल में फ़िज़िकली पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो उनकी बेसिस की तबाही आज मैं पढ़ रहा था, ये मगरबी मीडिया कह रहा है कि उनकी 5 बेसिस जो हैं मिलिट्री बेसिस, उनके ऊपर अटैक हुआ और बड़ा इफ़ेक्टिव अटैक हुआ। सिर्फ इज़राइल ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी कि ये किसी तरह बाहर ख़बर ना खुले। जहाँ तक पाकिस्तान का रोल जो इसहाक डार साहब ने कहा है और वर्दी का रोल, उनका इशारा जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ है कि जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में थे और प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले थे, तो मेरे ख़्याल में उन्होंने बहुत ज़्यादा ये कन्विंसिंग तरीके से उनसे बात की कि इसको जंग को बढ़ना नहीं चाहिए, और अगर जंग बढ़ेगी तो ना सिर्फ ये है कि ईरान का नुकसान तो होगा ही होगा, इज़राइल का भी बहुत नुकसान होगा और ख़ित्ते के बाकी ममालिक भी उस आग की लपेट में आ जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस जंग को बंद खत्म होना चाहिए। अच्छा जी जी सर, जो काउंटर पार्ट्स थे उनसे भी बात हुई तो उन्होंने इसमें वो किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने ये किरदार अदा किया। अच्छा, मैं एक चिश्ती साहब आपकी तरफ आना चाहता हूँ। सवाल तो यानी समझ लें जुड़ा ही हुआ है। मिसाल के तौर पे जॉर्डन में जॉर्डन जो है ज़ाहिर है वो प्रो अमेरिका है और उसकी वहाँ बड़ी एक रूलिंग फैमिली में भी बड़ी टेंशन है। उनके एक छोटे भाई वो भी अंदर हैं आजकल जो कि ज़रा एंटी हैं अब्दुल्ला के। तो दैट द रिजीम्स आर हैंगिंग बाई थ्रेड इफ़ दे गो ऑल द वे टू रिकग्नाइज इज़राइल विदाउट सॉल्विंग गज़ा। तो आप नहीं समझते कि वहाँ जो ख़ानदानी शख्सी हुकूमतें हैं देयर कुड बी अ थ्रेट फॉर देम, और जो पेंट अप एंगर है उस मुल्क के अवाम की, इट मे बी अनलीश्ड। ये मैंने जवाब देना नहीं, ये मैं चिश्ती साहब से पूछ रहा हूँ प्लीज, और फिर आपसे भी पूछता हूँ। काजी साहब, अब पिछले 30-40 सालों में देख लें कि ये जब भी मिडल ईस्ट के मुल्कों ने कोई भी डिसीजन लिए हैं वो थोड़े या बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी अपनी सॉवरेनिटी कह लें, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आपने नोट किया होगा कि अमेरिका को सिलेक्टिवली याद आता है। किसी मुल्क को वो कहते हैं कि हमें याद आया कि आपकी तरफ तो जमहूरियत नहीं है, कहीं मोनार्की है, और फिर वो मोनार्की कई सालों के लिए एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये आपने पीरियड उठा के देख लें, वो जब उन्होंने इस्तेमाल करना होता है, कोई ऐसा बेनिफिट लेना होता है उन मुल्कों से, तो उनको डेमोक्रेसी भी याद आती है, उनको ह्यूमन राइट्स भी याद आते हैं, उनको वन मैन रूल भी नज़र आता है, लेकिन सिलेक्टिवली होता है। तो जब वो मकसद हासिल कर लेते हैं, तो सिर्फ जॉर्डन नहीं है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो जब जहाँ जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना उनकी मजबूरी बन जाता है तो ऑब्वियसली अमेरिका अपना बेनिफिट लेता है। पाकिस्तान ने, अभी हिंदुस्तान ने क्या चाहा था हमसे? एग्जैक्टली यही चाहा था कि वो हम ऐसी लाइन पर टो करने पर मजबूर लगाए कि हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल बना दे और एक एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी हमारे जहनों में, हमारी मिलिट्री में, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में पैदा करने में कामयाब हो जाए कि हम उस हद तक एक कॉम्प्रोमाइज़ या विड्रॉ कर लें अपने स्टैंड से। विड्रॉ आप इसलिए नहीं करते जब आपकी सॉवरेनिटी सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है आपको। जब आप कहते हैं कि नहीं मेरा सर्वाइवल ज़्यादा प्यारा है और मेरी कुर्सी ज़्यादा प्यारी है, फिर जाहिर है बहुत सारी चीज़ें गिव एंड टेक करनी पड़ती हैं जो आपके सामने दुनिया में हो रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि वो सिलेक्टिवली पिक करते हैं और वो आइंदा भी होता रहेगा आप लोग। जी, मैं यही सवाल अगर जल साहब आपसे करूं कि जो एक पर्सपेक्टिव ये आलमी तौर पर भी आ रहा है, संजीदा यानी जो एनालिस्ट हैं, कि ये जो वहाँ हम देख रहे हैं कि जब जंग भी हो रही थी तो जो हुक्मरान थे ख़ास से उनके खौफ नज़र आता था उनके बयानात में। और वो ये तो क्योंकि आबादियाँ जितनी भी हैं, इवन यूरोप की जो आबादियाँ हैं, उनका जो इजराइल के ख़िलाफ़ रवैया है, मुसलमानों का है, तो डू यू थिंक एनी काइंड ऑफ कंप्रोमाइज मे ट्रिगर सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल बैकलैश फ्रॉम द मैसेज एट लार्ज? जी, मेरे ख्याल में जी नहीं, और क्यों नहीं। अगर आप देखें तो गज़ा में अभी पिछले तकरीबन 2 साल हो गए बहुत जुल्म बर्बरियत हो रही है, तूफ़ान अक्सा जो हुआ था उसके बाद से, और अभी तक मैं फिगर आज की पढ़ रहा था 67,000 प्लस जो हैं शुहदा हैं,
और उसमें मेजर जो नंबर है वो औरतों का है, बूढ़ों का है और बच्चों का है। जो हमास है वो जो कॉम्बेटेंट्स थे जिनके ऊपर अटैक जो है वो किसी हद तक चलो आप कह सकते थे कि अगर रिटेलिएटरी अटैक जाना था तो वो तो हमास पे जाना चाहिए था, ना कि सिविल आबादी पे। तो ये इतने अरसे से हो रहा है, तो आप खुद सोचिए कि कितने लोग वहाँ पे सिर्फ ज़बानी बोलने को अगर आप कहते हैं, वहाँ की जितनी हुकूमतें हैं कि उनमें कितने लोग जो हैं बहुत ज़ोर व शोर से इसकी मसम्मत कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो बहुत कम है, बहुत मीक किस्म के, बहुत म्यूटेड किस्म के एहतजाज हैं। जहाँ तक जॉर्डन का ताल्लुक है और इजिप्ट का, अगर आपको याद हो तो 1973 की वॉर थी जिसको वो योम किपूर वार भी कहते हैं, और जो इजिप्ट वाले वो कहते हैं मदर ऑफ ऑल वॉर्स कहते हैं। उन्होंने बड़ी तैयारी की थी और बारलीव लाइन तोड़ी और आगे सक्सेस हुई। उसके बाद से लेके आज तक कैंप डेविड हुआ था, उसके बाद से आज तक जो है मिस्र और जो जॉर्डन है, उर्दन है, उनके ताल्लुकात इज़राइल से बिल्कुल नॉर्मल हैं। जॉर्डन में मैं आज से 20 साल पहले की आपको बता सकता हूँ, 20-22 साल पहले मैंने विज़िट किया था, तो मुझे पता चला था कि उस वक़्त भी एक इंडस्ट्रियल जोन है जो बॉर्डर पे है जॉर्डन के और इज़राइल के, जिसमें कॉमनैलिटी है, इधर से भी लेबर जाते हैं, उधर से भी आते हैं, और जॉइंटली वो ऑपरेट होता है, और उसमें जॉर्डेनियन इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और उनकी भी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको याद हो तो इसकी अब की दफ़ा भी और कुछ अरसे पहले भी जो ईरान और इज़राइल के आपस में जो मिसाइल्स वगैरह के एक्सचेंजेस हुए थे, उसमें रास्ते में भी बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो गिराए गए थे। एयर डिफेंस सिस्टम जो है इजिप्ट और जॉर्डन का भी एक्टिवेटेड था, विच मीन्स कि वो तो ऑलरेडी उनके साथ पहली हैं, फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जॉर्डन में कोई टर्मोइल आ जाएगा। उन्होंने डी फैक्टो अमलन जो है वो तो इजराइल को तस्लीम किया हुआ है। साहब मेरा आपसे सवाल होगा और गाइडेंस चाहिए आपसे कि जो इजराइल है उसको बड़ा घमंड था अपने डिफेंस सिस्टम पर। ईरान तो एक ताकत थी, उसने तो उन पर हमले किए और उनके बेसेस जो है वो तबाह किए और बहुत सा नुकसान किया, लेकिन हौसी बागी जो हैं यमन के, उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है कि वो भी हमले कर रहे हैं और उनके मिसाइल भी बिल्कुल निशाने पर लग रहे हैं? उनका डिफेंस सिस्टम कहाँ गया सर? देखिए, ये ईरान ने प्रॉक्सी वॉर पे काफ़ी डिपेंड किया हुआ था काफ़ी सालों से, और उसमें हौसीज भी शामिल थे, हमास भी शामिल थी, हिजबुल्लाह भी शामिल थी। इज़राइल ने रियलाइज़ किया कि ईरान तक पहुंचना भी मुश्किल है, और उस वक्त ईरान की कुव्वत भी बेहतर थी, और उस वक्त उनको अंदाज़ा था कि जोग्राफिकली भी बहुत दूर है। तो उन्होंने, आपने नोट किया होगा, हिजबुल्लाह को और हमास को सबसे पहले ज़्यादा टारगेट किया, उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट किया। हौती लीडरशिप के हौती जो हैं उनके पास मोस्टली ईरान का स्पॉन्सर्ड है, और वो ऑब्वियसली एक रेबल एलिमेंट है जिसके अंदर वो डिपेंड करते हैं मोस्टली फॉरेन एड पर। अपनी बहुत ज़्यादा उनकी इनकम नहीं है, रिसोर्सेज भी इस तरह नहीं है कि वो इतना बड़ा सेटअप नहीं है, स्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, तो ईरान कर रहा है। हौती रिलेटिवली ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए भी आपको नज़र आते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह, कमरोड साहब, इट इज़ आई हेट टू स्टॉप यू ओवर, यू नो, दीवार खड़ी होती है, बड़ी गुफ्तगू, गहरी बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू हो रही। बहुत शुक्रिया कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जनाब जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक है, हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की, आगे भी बड़े अहम मौज़ूआत हमारे साथ रहिए, ये गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक। मियाँ साहब, ये अब बहुत से हमारे साफ़ी बड़े क्रेडिबल इस्लामाबाद से और इधर उधर, और वैसे भी आप पता है इस्लामाबाद और पिंडी ट्विन सिटीज़ हैं, तो इनकी तरफ से जब कोई बात आती है तो हमें ज़रा गौर से भी सुननी पड़ती है। तो ये अब इब्राहिम अकॉर्ड की बात हो रही है, अभी हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से भी बात कर रहे थे। अब ये जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि भाई अगर सऊदी अरब तस्लीम कर ले, ये कहा जा रहा है, तो ये सिलसिला है। तो आपके पास क्या खबरें हैं, ये कोई है, इनमें मीट है, और क्या जो एक मुतवक्को बैकलैश भी हो सकती है? बहुत से साफ़ी ये भी कह रहे हैं, जिस तरह बिरादर आमिर मीत का मैंने कल टेक सुना इस पर, कि पीपल आर वेरी सेंसिटिव, वो महंगाई को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर एक उनका जज्बाती तल्लुक़ तो हम सब का है। आज 2 दिन पहले भी 60-70 लोग वहाँ पे शहीद किए गए। तो क्या सूरत अहवाल है? इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन हम ब्लो अप करें मियाँ साहब, या इसमें कोई सिलसिला है? देखें कायद साहब, ट्रंप की जो ख्वाहिश है कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है, जिसको मुआहिदा इब्राहिमी कहते हैं, उस पर दस्तखत हो जाएं और तमाम जो मशरिक़ वस्ता के मालिक हैं वो भी बशमूल पाकिस्तान जो है वो दस्तखत कर दे। लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि सऊदी अरब जो है वो सबसे बड़ा मुस्लिम उम्मा का जो मुल्क है वो सऊदी अरब है,
सऊदी अरब वाजे कर चुका है कि उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक 2 रियासती हल नहीं निकलता, जब तक जो मकबूजा फ़लस्तीन है उसको आज़ादी नहीं मिलती। जब उसको आज़ादी मिल जाएगी तो फिर उसके बाद जो है इस पर सोचा जा सकता है। इब्राहिम अकॉर्ड है क्या, पहले ये देखना पड़ेगा। कायद साहब, जो मुआहदा इब्राहिमी है वो तो यही है कि मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम करने के लिए जो है वो तीनों चारों जो बड़े मज़ाहब हैं वो मिलकर बैठ जाएं। अब उसका मतलब ये है कि हम इजराइल को इस तरह तस्लीम कर लें जिस तरह जिस हैयत में इस वक्त मौजूद है, तो ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान कम अज़ कम इस तरह इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर जो अवाम के जज्बात हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसी तरह हैं। देखें, ईरान जो है वो तो इसराइल को मानता ही नहीं है, हम इसराइल को मानते ही नहीं है कि वो रियासत है, हम तो नाजायज़ रियासत कहते हैं। हम कैसे वहाँ पर उनको जो है वो तस्लीम करेंगे? सऊदी अरब भी कभी तस्लीम नहीं करेगा क्योंकि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बाकायदा तौर पर जब ट्रंप वहाँ दौरे पर आए थे तो उन्होंने उनको उस मौके पर कहा था कि हम इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक 2 रियासती हल नहीं निकलता। तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो मुस्लिम उम्मा इतनी जल्दी जो है इस पर मुतफिक हो जाएगी, क्योंकि तुर्की हो गया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ये कतर या कुवैत, ये जितने भी मालिक हैं ये 2 रियासती हल चाहते हैं। आपने देखा कि आज नेतन्याहू जो हैं वो अभी कायद साहब वहाँ पर वाशिंगटन पहुँच चुके हैं। वहाँ दोनों जो नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान गुफ्तगू होगी और ये वाक़तन ये गुफ्तगू इस मौजू पर होगी कि जब तक इसराइल 2 रियासती हल नहीं निकालता उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम करना नामुमकिन है और पाकिस्तान के भी हक़ में नहीं है। और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया हुआ है, जब जो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई अमेरिका के अंदर तो वहाँ भी इस बात का जिक्र हुआ, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि जब तक इसराइल जो है वो 2 रियासती हल नहीं निकालता उस वक्त तक इस पर बात भी नहीं हो सकती। मैं एक और एंगल बताता हूँ, और वो एंगल ये है कि मेरे ख्याल में इस अकॉर्ड के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो नेतन्याहू साहब हैं। मैं मिसाल देता हूँ, ये जी अकॉर्ड हो जाता है, गजा में अमन हो जाता है, फ़लस्तीन की रियासत बन जाती है, जंग खत्म हो जाती है, और ये तो अंदर होगा, ही इज अ क्रिमिनल बाय हिज ओन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, मतलूब है बेसिकली। हम इसे मफरूर नहीं कह सकते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है। बहरहाल इस तरह की कई मिसालें और भी हो सकती हैं, मगर मियाँ साहब अगर अमन हो, स्टेट ऑफ एमरजेंसी खत्म हो जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे बुनियादी जो कानून है वो बहाल हो जाता है, क्योंकि अब तो जंग में है, और जंग की सूरत में ये होता है कि तमाम जो सस्पेंड हो जाता है आइन और इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं। तो अगर वहाँ अमन हो जाए तो नेतन्याहू साहब जाके कहीं पॉलिटिकल असाइलम ले लें बाहर, अमेरिका उनको ले जाए, एंड इफ ही इज़ टू लिव दे अपना उधर इजराइल में, और वहाँ अमन हो जाता है, तो भाई ये तो रिश्वत के जुर्म में मतलूब है। वहाँ पे जंग इसकी ज़िंदगी है, इसकी सियासी जो एक वारदात है, जो एक बर्बरियत है, इसको इसके सियासी वजूद को जिंदा रखने के लिए उसे जंग चाहिए। जंग बंद हो जाती है, अमन हो जाता है, और इसीलिए ये अमन की बातें भी कर रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में जो है 70-80 फ़लस्तीनी और इसने बेगुनाह, और क्या बेगुनाह क्या कहूँ, शहीद कर दिए, जो है वो लोग बर्बरियत की इसने इंतहा कर दी। तो मुझे लगता है कि फिक्र ना करें, खातिर जमा रखें, नेतन्याहू जब तक जिंदा है, ये हम भी नहीं चाहते कि ये भाई अकॉर्ड कैसे हो, रोज़ मुसलमानों को मारे हो, मगर अगर हम गुड फेथ अमन के लिए, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को मज़ीद नुकसान से रोकने के लिए कहीं जाएंगे भी, तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि ये तो अंदर होगा। तो ये तो से अमन का मतलब है नेतन्याहू के लिए जेल, लिहाजा ये यहूदी लॉबी के जरिए फोर्स करता रहेगा, बमबारी करता रहेगा। चंद दिन पहले देखें आप, कितना बड़ा मुजाहरा हुआ है वहाँ इसराइल के अंदर, मुजाहरा हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ, बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है, और जो उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो उनको बिल्कुल जेल तक पहुंचाएंगे, और वहाँ की जो अदालतें हैं वो इस पर तुली हुई हैं बाकायदा तौर पर कि उनको करप्शन के इल्ज़ाम में जो है कटहरे में खड़ा किया हुआ है। अब वो वाशिंगटन पर गए हैं, वाशिंगटन में क्या लेने गए हैं? वाशिंगटन में जो ट्रंप हैं उनसे वो इमदाद लेने गए हैं, वहाँ पर जो असले की डील करने गए हैं वो पास में है, जो कि उसने पास दिया था वो अभी बाज नहीं आएगा नेतन्याहू, क्योंकि वो, जब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर वो वहाँ से पीछे हट गया तो फिर उसका ठिकाना जेल है। इसलिए उसने ईरान के साथ जो हमले किए ईरान पर, और वो हमले पे हमला कर रहा था इसीलिए कि अपना जो इक़्तिदार को तूल देना चल रहा था। लेकिन मियां साहब आगे बढ़ते हैं, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अमेरिका को भी क्लैरिटी से बात करनी चाहिए। कायद साहब, जो ब्रिक्स का जो इजलास हुआ है
उसमें भी एलामिया जो जारी हुआ है उसमें भी ये कहा गया कि जो मकबूजा फ़लस्तीन है उसको आज़ाद किया जाए, फिर बात हो सकती है यानी इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ। अब अमेरिका वहाँ ब्रिक्स के इजलास जो है उसको वो बेहतर नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स के जो मालिक जो हैं उसमें उनके साथ हैं उन पर टैरिफ लगा दिया जाएगा 10% टैरिफ। तो खुद अमेरिका जो है वो इस हवाले से क्लियर नहीं है। जब तक अमेरिका क्लियर नहीं होता इस मामले में नेतान्याहू को नहीं आता कि वो वहां पर अमन कायम करने के लिए खुद वहां से इख्तियार छोड़ दे, इब्राहिमी पर दस्तखत नहीं। हम आप आगे बढ़ते हैं। मैं इतना कमेंट करके अगली खबर पे आता हूं जो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो उसमें वो अंदर होगा और बाकी जो हुक्मरानों का क्या सिलसिला होगा ये भी इट इज़ येट टू बी सीन, और तारीख उसे देखेगी भी। अच्छा, आप ये देखते हैं रूस अफगानिस्तान को और में तालिबान की हुकूमत को उसने तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। इससे पहले हम मियाँ साहब देख रहे हैं कि चाइना के साथ नॉर्मलाइजेशन होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे भी वहाँ पे मौजूद थे, गालिबन इसहाक डार साहब मौजूद थे और उनके डिप्टी वजीर खारजा वहाँ पर मौजूद थे। तो अब ये लगता है कि ये जो ब्लॉक है, इधर का ब्लॉक है, ये अब मजबूत हो रहा है और जो अफ़गानिस्तान में बहुत सी, और फिर ये जो अफ़गानिस्तान में से एक रास्ता निकल रहा है जिस पे हमने कई दफ़ा प्रोग्राम किए हैं कि एक यहाँ से भी जो ये बेल्ट फर्स्ट जो इसका रूट है, इसका ट्रेड रूट जो बनाना चाहता है, पाकिस्तान में भी उसकी इन्वेस्टमेंट है चाइना की, तो ये यहाँ से भी गुजरेगा। तो उधर ब्रिक्स का इजलास हुआ, तो इसमें इसका मतलब ये है कि ये जो एक तसलसल है कि पावर इधर शिफ्ट होती नज़र आती है हमें, जो बहुत अच्छे से हम बात कर रहे थे। तो क्या इसको कैसे देखते हैं आप, रूस का जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना है? देखें कायद साहब, एक बहुत बड़ा इत्तेहाद तो वजूद में आ रहा है। ब्रिक्स में एक मशकूक मुल्क है जिसको भारत कहते हैं। अगर उसका मशकूक किरदार ख़त्म हो गया या बेहतर हो गया तो फिर ठीक है, वरना उसको जो है शायद ब्रिक्स के जो है निकालना पड़े, क्योंकि एक तरफ जो क्वाड का हिस्सा है जिसमें वो जो अमेरिका को मुखबरी करता है, दूसरी जानब ब्रिक्स का हिस्सा है। तो ये दो कश्तियों का सवार जो है वो निकल जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इत्तेहाद सामने आ रहा है, क्योंकि जो तालिबान हुकूमत को रूस का जो है वो तस्लीम करना है। आपने देखा कायद साहब के इनके बुजुर्ग थे जिन्होंने वो तोड़ा, सोवियत यूनियन को तोड़ा था, और आज जो है वो रशिया उसको तस्लीम कर रहा है। तो ये उस हकीकत को तस्लीम किया जा रहा है कि एक और भी खबर इस वक्त हमारी स्क्रीन पे चल रही है, इत्तेहाद जो है वो सामने आ रहा है और चीन का जो है वो अहम रोल होगा। चीन इसको लीड करेगा कायद साहब। मैं ये खबर नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि ये डॉन की खबर है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की शिकस्त कबूल नहीं। चीन ने ये जो बयान दिया है बड़ा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज चाइना हैज़ इमर्ज्ड एज इवन मिलिट्री सुपर पावर। उसका जो मिलिट्री हार्डवेयर या जो उसका जो कुछ उसने अचीव किया है उसमें उसने अपना पूरा वज़न, पहले वो इस जंग में शामिल नहीं था लेकिन अब उन्होंने अपना पॉलिसी बयान दे दिया है, ये बड़ा अहम है। और उसके साथ आप नाज़रीन ये भी देख रहे हैं ब्रिक्स टू लॉन्च गारंटीज फंड टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन मेंबर्स नेशंस सोर्सेज से। अब ब्रिक्स जो हम पहले कह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक और IMF को अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल या और सुबह हो रहा है, हम ये भी नहीं कह रहे कि अमेरिका यकीनन रूबा जवाल है, लेकिन ये एक प्रोसेस शुरू हो गया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि पावर उधर से शिफ्ट हो रही है, इधर चाइना और रशिया जो है वो दोनों एक सेंटर ऑफ दी ग्लोब जो है वो इमर्ज कर रहे हैं और फाइनेंशियल सेंटर के तौर पर वो इमर्ज कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बड़ा क्लमजीली ट्रंप साहब, आज एक और भी खबर आई उनके अंदर का जो वाइट हाउस का एक सोर्स था कि भाई वो जो टैरिफ का ड्रामा लगाया हुआ उन्होंने, उसके बारे में भी वो सीरियस नहीं है। तो उनको तो कुछ ये भी अंदाज़ा नहीं है कि जो कर रहे हैं वो संजीदा भी हैं या नहीं है। और वैसे भी जब बड़ी एम्पायर्स की टूट फूट का शिकार होती हैं तो इस तरह ट्रंप ही निकल आते हैं बाहर, जिस तरह हम मोहम्मद शाह रंगीला को देख रहे थे अपने इलाकों में। साहब देखें, ये जो ब्रिक्स है ना, इसके मामले में हमें देखना पड़ेगा कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है जो आलमी सतह पर एक इत्तेहाद बन रहा है और अमेरिका जो है वो ख़तरे में है, क्योंकि ब्रिक्स जो है उसका एजेंडा देखा जाए तो उसमें एक तजारती इत्तेहाद है, एक करेंसी एक करना है तमाम ममालिक की, और एक बैंक जो है वो तश्कील देना है जो कि वर्ल्ड बैंक और IMF के मुकाबले में होगा। आपने देखा कायद साहब के जो अमेरिका है वो वर्ल्ड बैंक और IMF के थ्रू जो है वो लोगों को पूरे मुल्कों को कंट्रोल करता है और अपनी जो है मनमानी बातें और अपनी पॉलिसियाँ मनवाता है। तो ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो बिल्कुल जो अलग इत्तेहाद बन चुका है, उसमें पाकिस्तान को भी बाकायदा शमूलियत की दावत दे दी गई है और पाकिस्तान भी जल्द इसका हिस्सा बनने वाला है। उसका ये ब्रिक्स जो है वो ये बाकायदा तौर पर
ये जब इत्तेहाद बन जाएगा तो इसका एक बैंक जो है वो होगा और तजारत जो है वो आपस में मालिक जो है वो करेंगे, रीजनल इत्तेहाद होगा और एक करेंसी जो है वो एक होगी, एक करेंसी में जो है वो तजारत की जाएगी। और ये बहुत बड़ा जो है ना इस खित्ते के लिए बहुत फलाह बहबूद के लिए, बहुत तरक्की के लिए। चलें, ये तो हम देखेंगे फलाह बहबूद कब हम गली मोड़ मुड़ती है, लेकिन अभी हमने ये बात की। मगर अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के आने के बाद क्या जरदारी साहब का जाना ठहर गया है, मगर वो गालिब ने कहा था ना कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, उनके होते हुए या ना होते हुए क्या फ़र्क पड़ेगा, और जो काम होने हैं और जिन्होंने करने हैं वो क्या बंद होंगे या उनका जाना वाकई इसकी कुछ सिंबॉलिक की अहमियत होगी। क्योंकि बहरहाल एक ब्रेक के बाद इस खबर को भी देखते हैं, क्योंकि ये भी बड़े आम साफ़ियों की तरफ से आई है जो अंदर की खबर लेके आते हैं। तो इस अंदर की खबर को हम डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, एक तो आएंगे सदारत की तरफ भी, मगर दो बड़े अजीब से बयान सामने आए हैं। कुछ दिन पहले एक बड़े क्रेडिबल या बड़े कम अज़ कम एक चैनल की तरफ से ये खबर आई कि जी वो नवाज शरीफ साहब मुलाकात करेंगे खान साहब से, फिर उसकी तरदीद की जनाब इसहाक डार साहब ने। तो क्या ये कोई मैसेजिंग हो रही है मुख्तलिफ जो 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 ताकत के जो मुख्तलिफ धड़े हैं? और फिर एक बयान दे दिया कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी। अजब, अरे भाई ये अजीब बयान था कि जी वापस सईद साहब के हवाले से इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ मौजूद है, वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है जो जो जज़ा चलें बुरा भला अच्छा है, इतना की बुरा है जितना अमेरिका बादर या इधर इंडिया वगैरह में है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद ऑल दैट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री, बट इट डजंट मीन कि हम अपने सिटीजन्स को जो है वो भेज दे कोई ऐसी। तो ये एक अजीब दो बयान आए, इस पर बात करते हैं मियाँ साहब, और उसके बाद बात करेंगे कि ये जो सदर साहब हैं क्या परेशानी है इनकी वजह से। एक तरफ बैठ के खामोशी से सदारत कर रहे हैं, तो इनको क्यों ज़रूरी है, या ये जो ताकतवर धड़ों के करीबी साफ़ी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? मियाँ साहब, कुछ समझ आती है इस कन्फ्यूजन को क्यों क्रिएट किया जा रहा है? देखें कायद साहब, कुछ टेस्टिंग भी है और कुछ मैसेजिंग भी है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं, और इस जो पैरेलल दोनों के दरमियान से जो है वो ख़बरें बाहर आ रही हैं। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ताल्लुक़ है बयान का, तो उनको ये बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान खुद इख्तिसाबी का पर भी यकीन रखता है और अपने मामला जो है वो खुद हल करने पर जो है वो उसकी बिल्कुल पूरा ग्रिप है। इसलिए हम किसी को किसी के हवाले क्यों करेंगे, क्योंकि हम खुद जो है वो एहतसाब कर सकते हैं। अगर कोई कानून तोड़ेगा, आइन तोड़ेगा या कोई गलत काम करेगा, तो इस हवाले से ये बयान भी नहीं देना चाहिए था। उनके बयान के पस मंज़र में कुछ ख़बरें हैं, वो ख़बरें जो हैं वो चंद दिन बाद जो है सामने आएंगी। हो सकता है ये किसी चीज़ का रिएक्शन हो जो उन्होंने ये बात जो है वो की है। बहरहाल कायद साहब, जो बात हो रही है सदर जरदारी के हवाले से, उनको हटाने के हवाले से, तो अगर कानून और आइन को देखा जाए तो उनको इस तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह की खबर आई है, क्योंकि इस हवाले से एक मुआवजा है, दूसरा इस्तीफ़ा है। अगर इस्तीफ़ा देना है तो फिर उसके बाद जो सदर है वो सेनेट के चेयरमैन हैं, फिर उसके बाद स्पीकर हैं, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस हैं। तो इस तरह भी मुमकिन नहीं है। असल में जो 27वीं आईनी तरमीम है वो ड्राफ्ट ज़रूर तैयार हो चुका है, और उस ड्राफ्ट में जो कुछ भी है वो अभी तक जो है वो पिन्हा है, वो सामने नहीं आया। जैसे वो सामने आएगा तो पता चलेगा, लेकिन वो अचानक आएगा क्योंकि इजलास जो है वो शेड्यूल के मुताबिक ये मियां साहब ये, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले इजलास बुला लिया जाए और 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा जो है वो सामने आए। मियां साहब ये इसमें जो सदर के हटाने के हवाले से बातें हैं, जी बात मुकम्मल करें। मैं जी मियां साहब बात। अच्छा, ये कमर दिलशाद साहब का जो सदर साहब के हटाने के हवाले से बातें हैं या उनके जाने के हवाले से बातें हैं, और ये भी बात की जा रही है कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो सदर बनना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है, फील्ड मार्शल साहब सदर नहीं बनना चाह रहे। ये खबर है, ये इंफॉर्मेशन है कि उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो सदर बने। उनकी ख्वाहिश और उनकी जो ड्यूटी है वो जो अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं वो एज ए फील्ड मार्शल दे रहे हैं, और बेहतरीन अंदाज से दे रहे हैं फ़राइज़ सर अंजाम, और यही वो फ़राइज़ सर अंजाम देना चाहते हैं। वो इस तरह मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं, वो सदर नहीं बनना चाहते वर्दी में। तो इसलिए इस हवाले से जो मैं बात पहले भी कर चुका हूँ कि जो 27वीं आईनी तरमीम है वो ज़रूर पाकिस्तान की हुकूमत की समत दुरुस्त करेगी। इस हैयत में निज़ाम नहीं होगा, निज़ाम एक नई समत लेगा, इसमें कोई शक नहीं। निज़ाम बेहतरीन निज़ाम जो है वो एक शक्ल इख्तियार करने वाला है,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सदर ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि क्लैरिफाई कर दिया और इस तरह की सदर बन रहे हैं। इस तरह के रिस्पॉन्सिबल हमें टीवी पे भी ध्यान करना चाहिए जब हम बातें करते हैं कि जी वो 27वीं तरमीम जिसके लिए 26वीं हमने देख ली उसको भी भुगत लिया, अगली भी भुगत लेंगे हम, ज़ाहिर है, और हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो अच्छी बात है कि इसकी क्लैरिफिकेशन होगी कि ऐसी कोई सिलसिला नहीं है। भाई आप ये काम छोड़ें, ये कन्फ्यूजन ख़त्म करें, कोई गवर्नेंस ठीक करें, कोई कीमतें नीचे लेके आएँ, कोई बिजली की कीमतें नीचे लेके आएँ, ये लोड शेडिंग बंद कर दें। इस शदीद गर्मी में 45,000 मेगावाट के सौदे करके हमारी जेब कटवा के रोज़ाना लोड शेडिंग का जो सब्जेक्ट टू लोड शेडिंग पावर्टी जो है वो 45% पे चली गई है। इस तरह जो हमने खबर की थी कि जो मेल फीमेल जो पैरिटी है उसमें हमारा बुरा हाल है, महंगाई है, उसको ठीक करें ना करें। और दूसरा अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं जी कि खान साहब अब रोज़ डील होती है, रोज़ डील फारग हो जाती है, यानी अब तो लोग तंग आ गए हैं। अब वो 20 लाख भी इतने ज़्यादा तादाद में नहीं। अच्छा अब दूसरा ये कि ये जनाब किबला ये अब टार्जन की वापसी हो रही है, यानी मलिक रियाज साहब की, अब वो नेकोकार और परहेजगार हो गए हैं। कराची में वो उतरेंगे, बिला उसमें तशरीफ़ रखेंगे और जनाब उसके बाद इधर आ जाएंगे। तो क्या है, आर वी डूम टू फेस दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जिनके बारे में खुद हम ये अभी यानी जब ये दुबई में थे तो ये यानी आप एब्सकॉन किए हुए थे, अब ये नेक होके आ रहे हैं। तो ये कहाँ लॉन्ड्री लगी हुई है मियाँ साहब इस तरह की? देखें कायद साहब, इस हवाले से भी खबरें जो हैं वो आ रही हैं कि 16 जुलाई को वो कराची में लैंड करेंगे और वहाँ पर जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वहाँ पर होंगे। अब क्लैरिटी इसमें पहले भी ये खबर आ चुकी है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, उनकी माफ़ी कबूल हो गई है, लेकिन जो मुक़्तदरा है उन्होंने या मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने उसको माफ़ कर दिया है। किस बुनियाद पर माफ़ कर दिया है, क्यों माफ़ कर दिया है, क्या वो वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं जिस पर वो अड़े हुए थे? और अगर ये है और वो वाक़तन आ रहे हैं जो कि बाकायदा तौर पर ट्वीट किया गया और उसमें तारीख दे दी गई है, तो फिर कोई बड़ा होने वाला है, क्योंकि बड़ा ये होने वाला है कि वो वाक़तन फिर वादा माफ़ गवाह बनेंगे। क्या ज़रूरत क्या है कि अल-कादर यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है वो कैसे दी गई थी। तो ये सारा कुछ अगर इसी महीने में जो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस हवाले से अभी क्लैरिटी नहीं है मुकम्मल तौर पर। मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ अफवाहें ज़रूर चल रही हैं कि वो उनको माफ़ी दे दी गई है, किस बिनाद पर दे दी गई है। साहब बात ये है कि खान साहब के साथ जिस तरह सरकार कर रही है, क्योंकि मैं तो सरकार ही कहूँगा कि देखें ना, ऑफिशियली तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, और वो जब आके कहते हैं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें पता ही कोई नहीं। अच्छा जी, फिर आप ऊपर किधर बैठे हैं? बात यह है कि हजूर चंदा कौन सी गवाहियाँ और कौन से वादा माफ़ गवाह हमें दरकार हैं, अगर हमने कोई फैसला माशाल्लाह कर ही लिया है, जिस तरह हम पुरज़म और इस्तक़लाल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आई डोंट नो वाई दीज गिमिक्स, इनकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या नेसेसिटी है, आई हार्डली नो इट। और फिर जिस तरीके से उनको जो सदर साहब को भेज रहे हैं, बुला रहे हैं, वो भाई क्या कह रहे हैं वो बेचारे, वो तो मतलब इतने बेजरर सदर तो हमने कभी, वैसे आमतौर पर आप जो पहले वो जो सदर साहब के पास पहली दफ़ा जो इनके पास इख्तियारात थे, ये पार्लिमान को घर भेज सकते थे, वो तुम जो बाद में तरमीम वगैरह आई जो ज़ियाउल हक साहब ने डाली थी, उसमें शिकें डाली थी, तो अब तो कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। और कोई मतलब है जहाँ जो बैठ के कर रहा है उसमें आप देखें ना, ये आ गई स्पीकर चेयरमैन सेनेट ने क्या किया कि 85 लाख तनख्वाह, देखे ना हर चीज जो है नेगेटिव। यही काजी साहब इसके पीछे भी कहानी है। ये जो आपने बात की है ना चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह वाली और ख्वाजा आसिफ साहब की लड़ाई वाली, वो बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि ये फहाशी है, माली फहाशी है, और फिर उन्होंने तनख्वाहें ले भी ली और उन्होंने कहा कि हम तनख्वाहें नहीं लेना चाह रहे थे, फिर ले ली तनख्वाहें। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे भी यही जो आप हम मौसूफ की बात कर रहे थे। और ये भी एक खबर आ रही है कि कहीं वहाँ से कोई डील के डांडे तो नहीं मिल रहे, जो कोई एक इत्तेफाक हुआ है और वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो मामलात हैं ये कहानियों पे चलते हैं काजी साहब। हर लड़ाई के पीछे भी एक कहानी होती है, हर बयान के पीछे भी एक कहानी होती है। कोई रिएक्शन होता है, कोई बयान देता है तो वो उसका रद्द-ए-अमल होता है, तो कोई कहीं पे जो है वो इसको टेस्ट भी किया जा रहा होता है और कई जो है कहीं मैसेज दिए जा रहे होते हैं। लेकिन इसकी क्लैरिटी जो है वो आने वाले दिनों में ज़रूर होगी। जो जुलाई का महीना ये जो गुजर रहा है
और आगे अगस्त आ रहा है, 14 अगस्त तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये 14 अगस्त को आपको शायद 14 अगस्त वाले दिन कोई जो है वो बड़ी खबर भी मिले कि 14 अगस्त वाले दिन जो है वो वहाँ कोई तकरीब है पाकिस्तान के अंदर होगी। जाहिर है कौमी तकरीब है, कौमी दिन है, तो वहाँ कोई खबर भी मिल सकती है। तो इस तरह की खबरें जो है वो अगले आने वाले दिनों में आएंगी। कैसा? अच्छा जी मियाँ साहब, चले ये आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, मगर एक तो अच्छी खबर है, सिर्फ कीमतें ही नहीं बढ़ रही इस मुल्क में, ये जो महंगाई नहीं बढ़ रही, हमारे बहुत गरीब लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं जो आपने देख ली हैं। सो ये काम जारी है, कोई और काम हो ना हो। ये था हमारा हफ्ते का पहला शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।